नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आईपीएस अधिकारी 81 बैच के आनंद कुमार जी, परमवीर सिंह का जो इंसिडेंट मुंबई महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, उस इंसिडेंट को लेकर हम आज चर्चा के लिए आए हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आनंद जी, मुंबई महाराष्ट्र में जो प्रकरण चल रहा है जी। अभी परमवीर सिंह उन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी जो थे वो उनसे 100 करोड़ रुपए महीना की डिमांड करते थे। ऐसा जो उनके कनिष्ठ अधिकारी हैं उनके वजह से उन्हें जानकारी की प्राप्ति, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई कारण नहीं था ट्रांसफर करने का, लेकिन ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर के बाद वो ये विषय लाते हैं पत्र लिखकर, पत्र पब्लिक डोमेन में आ जाता है। आपका क्या मानना है कि ऐसी घटनाएं हर राज्य में या देश के किसी भी भाग में घटती रहती हैं, जिसका परमवीर सिंह ने आज रहस्योद्घाटन कर दिया है? बताइए। धन्यवाद राकेश जी। देखिए, ये कहना कि हर राज्य में इस ढंग की घटनाएं होती हैं वो तो मैं खैर नहीं कह पाऊंगा, परंतु इस ढंग की घटनाएं प्रायः होती हैं और इस ढंग की चर्चाएं भी प्रायः होती रहती हैं। उसको लेकर के हम बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर स्टेट में इसी ढंग का होता होगा जो आज वहां पर हो रहा है। तो इसके लिए मेरा केवल एक ये कहना है, परमवीर सिंह जी के प्रकरण में यदि उनको इस बात की जानकारी प्राप्त थी या उनको या उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को इस ढंग के निर्देश किसी के द्वारा दिए गए थे, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जब उनके पास ये सूचना पहुंची अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के माध्यम से, या इंटेलिजेंस विभाग भी उनके पास रहता है, उनके माध्यम से भी कुछ सूचनाएं पहुंचती होंगी, तो उनको वेरीफाई कर लेते और वेरीफाई करने के बाद वो जानकारी ब्यूरोक्रेसी में होम सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उन तक वो बात पहुंचाई जाती और चीफ मिनिस्टर के पास भी वो बात पहुंचाई जाती। ये जो कम्युनिकेशन के भी तरीके हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। आप इंडिविजुअली मिलकर के ये बातें बता सकते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं होगा, परंतु वो उनकी जानकारी में आ जाएगी। दूसरा, यदि आप इसको अपने उसके लिए रखना चाहते हैं कि आपके पास सबूत के रूप में, तो एक टॉप सीक्रेट लेटर जो है उनके नाम से, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो होम सेक्रेटरी हो, सबको इस ढंग से सूचित किया जा सकता था, उसकी जानकारी दी जा सकती थी। यदि ये उन्होंने पहले किया होता, हो सकता है इसके कुछ रिपरकशन होते, ये पब्लिक डोमेन में आ जाता या किसी के द्वारा डिस्क्लोज कर दिया जाता कि आपने ऐसे आरोप लगाए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उनको फेस करने होते कि होम मिनिस्टर नाराज हो जाते या और कोई नाराज हो जाता या जो भी कुछ उसका, वो एक अलग चीज है। परंतु यदि उस समय इनके द्वारा बताया जाता तो इनकी बात की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती। आज दुर्भाग्य ये है, जबकि परमवीर सिंह स्वयं ही इस ढंग के घेरे में आ चुके हैं, संदेह के घेरे में, और उनके ऊपर काफी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कितने सही हैं कितने गलत हैं, और एनआईए जो जांच कर रही है वो सही पोजीशन में होगी कि उनके पास क्या तथ्य हैं, क्या एविडेंस हैं। जब उनको ये लग रहा है या सरकार को वहां ये लग रहा है कि वो भी घेरे में आते जा रहे हैं, तब आप इस ढंग की बातें कह रहे हैं। तो आम लोगों का जो एक रिएक्शन होगा वो यही होगा कि आप अपनी चमड़ी बचाने के लिए या अपने आप को सेफ रखने के लिए आज आप इस ढंग की बातें कर रहे हैं, और ये आरोप जो है
सही होते हुए भी, यदि सही भी हैं तो भी ये माना जाए कि आप जो है अपने उसके बचाव के लिए इस ढंग के आरोप उन पर लगा रहे हैं। तो एक तो उनकी आवाज़ जो है कमज़ोर हो गई, वो क्रेडिबिलिटी कम हो गई, उस पर भरोसा कम हो गया। ठीक है, अब ये उद्धव ठाकरे जी जो हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको वेरीफाई करें, या एनआईए जो जांच कर रही है वो विषयों पर जांच करे, तो जो भी एक रास्ता निकलता है वो हो सकता है। परंतु यदि उन्हें इस ढंग के जानकारी जिस समय प्राप्त हुई थी उनको वेरीफाई करके तुरंत ही यदि वो उस बात को ब्यूरोक्रेसी में पहुंचाते या चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाते तो मैं समझता हूं ज़्यादा अच्छा होता। और वहां पर भी बहुत सी एजेंसीज हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट होगा, सीआईडी डिपार्टमेंट होगा, जो कि इस ढंग की काम किया करते हैं, जो इंक्वायरी करते हैं। उन तक भी यदि ये बात पहुंचा दी जाती तो भी इस पर कुछ कार्रवाई की जा सकती थी। और भी ऐसे चैनल हैं कि आप अपनी बात अप्रोप्रिएट लेवल तक पहुंचा सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एजेंसीज काम करती हैं, उनके माध्यम से भी अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो करके एकदम से उनके विरुद्ध वो कार्रवाई चालू कर, वो वेरीफाई करते हैं, और यदि वेरीफाई होता तो उसके बाद वो देखते कि क्या कार्रवाई करना है नहीं करना है। परंतु उस समय वो एजेंसी भी उनके साथ खड़ी होती। आज स्थिति ये है जबकि परमवीर सिंह जी स्वयं इस ढंग की स्थिति में हैं और उनको ये डर लग रहा है कि एनआईए कहीं उनको गिरफ्तार न कर ले, या वो भी उस पूरे जो भी षड्यंत्र है उसमें जो संजय वाजपेयी जो भी ऑफिसर हैं उनके साथ वो भी इन्वॉल्व हैं, तब उनके द्वारा ये बात बहुत देर से कही गई है। फिर भी एक सीनियर ऑफिसर के द्वारा की गई है तो उसको एनआईए या जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और तथ्यों का पता लगाना चाहिए, और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई निर्धारित हो। जो अभी आईपीएस साहब बता रहे हैं जी कि ऐसा घटनाक्रम था जी, 100 करोड़ रुपए महीना मांगा जा रहा था जी, ये परिस्थितियां सामान्य अधिकारियों के सामने भी आती रहती हैं। क्या राजनेता इस तरीके की डिमांड करते हैं? क्या ऐसा संभव हो सकता है? देखिए, इस ढंग का तो मुझे नहीं लगा कभी, मेरे पूरे कार्यकाल में इस ढंग का मेरी जानकारी में नहीं आया। परंतु मैं ये जानता हूं कि कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनको टारगेट दिया जाता है। जैसे आरटीओ डिपार्टमेंट है, कॉमन सब जानते हैं कि आरटीओ डिपार्टमेंट इस ढंग का डिपार्टमेंट है जहां से वो जो पैसा जाता है। एक एक्साइज डिपार्टमेंट है जिसके बारे में प्राय चर्चा होती है, जहां से पैसा जाता है। पुलिस विभाग के जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स में भी पैसे का लेन देन चलता रहता है, वहां तक तो बात समझ में आती है। परंतु 100 करोड़ का वो भी एक सब इंस्पेक्टर को ये टारगेट दिया जाए, ये अपने आप में बड़ा अजीब सा महसूस होता है। परंतु आजकल जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और विशेष रूप से महाराष्ट्र में जो एक खिचड़ी सरकार बनी हुई है और जहां किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उन परिस्थितियों में यदि किसी ने कुछ इस ढंग का, तो मैं कह नहीं सकता, पर प्रायः इस ढंग की परिस्थितियां नहीं होती। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां से पैसे का, जो कि मैंने बताया, और यदि करते भी हैं तो ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान कुछ कर लिया जाता है तो वो तो चलता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। परंतु इस ढंग का जो पहली बार मैं सुन रहा हूं कि इस ढंग से जो है टारगेट दिया गया और इस ढंग से जो है एक सब इंस्पेक्टर को टारगेट दिया गया, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। एक गृह मंत्री, ये परमवीर सिंह जी का कहना है कि एक गृह मंत्री सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी से जी 5-6 बार 7 बार मिलते हैं जी, इसके प्रूफ भी वो कह रहे हैं कि मुझे मिले। जी,
क्या किसी गृह मंत्री को किसी ऑर्डिनरी पोस्टिंग पे रहने वाले सब इंस्पेक्टर से 7 या 8 बार 10 बार ऐसे मिलना चाहिए? देखिए जी, उनका जब तक कोई डायरेक्ट काम नहीं है, यदि उन्हें किसी प्रकरण में, इन्वेस्टिगेशन में यदि कोई आवश्यकता है तो संबंधित अधिकारियों को वो बुला सकते हैं, वहाँ के एसपी या जो भी कुछ है उनको बुला सकते हैं, या कमिश्नर हैं उनको बुला सकते हैं, या उनके नीचे जो दूसरे जो उस विभाग को हेड करने वाले जो अधिकारी हैं उनको बुला सकते हैं। परंतु मुझे नहीं लगता कि सब इंस्पेक्टर को बुलाने का और उससे डायरेक्ट बात करने का होम मिनिस्टर का कोई अधिकार बनता है या कोई आवश्यकता पैदा होती है, क्योंकि एक नियम बना हुआ है किसको किससे बात करनी है। यदि होम सेक्रेटरी बात करते हैं तो वो किससे बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी बात करेंगे किससे बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर बात करेंगे किससे बात करेंगे। हाँ, यदि सब इंस्पेक्टर को कोई ऐसा काम है तो वो भी परमिशन लेकर के, उसमें भी तरीका ये होता है विभाग से परमिशन ली जाए और उसके बाद वो जो है जाकर के उनसे मिल सकता है, अन्यथा डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं हुआ करता। तो मैं समझता हूँ कि इस ढंग से जो भी कुछ हुआ है वो अपने आप में एक गलत परंपरा जो है क्यों डाली गई, कैसे डाली गई, और यदि इनकी जानकारी में आया था तो इनको बुलाकर सब इंस्पेक्टर को लिखित में वार्निंग दी जानी चाहिए थी, या वो चीज़ होम मिनिस्टर के साथ टेकअप की जानी चाहिए थी कि यदि कोई संबंधित विषय है तो उस पर उनसे बात की जाए, न कि सब इंस्पेक्टर से। परंतु इसके लिए थोड़ी हिम्मत की आवश्यकता होगी। परमवीर सिंह आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस का एक अपना ट्रेनिंग का प्रोसेस है, उनको ट्रेंड किया जाता है हर तरीके की परिस्थितियों से निपटने के लिए, राजनीतिज्ञों के साथ कार्य करने के लिए। आपके अपने जीवन काल में भी आपने बड़े राजनीतिज्ञों के साथ कार्य किया है। मध्य प्रदेश में आपने बहुत समय तक एक आईपीएस अधिकारी के तौर पे कार्य किया। क्या ऐसी घटनाएं हर स्टेट में हर अधिकारी के साथ नहीं आती होंगी? देखिए, कभी न कभी हर एक के साथ कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं। प्रेशर आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर, वो किसी भी ढंग के हो सकते हैं। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के प्रेशर आते हैं, किसी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन में प्रेशर आते हैं, किसी को बचाने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए। तो ये प्रेशर, क्योंकि पुलिस का कार्य ही ऐसा है जिसमें कि कई बार जेन्युइन शिकायतें होती हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत रूप से पुलिस के द्वारा फंसाया गया है तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल लीडरशिप को या जो भी है उनको अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाना जरूरी होता है कि उसके साथ इनजस्टिस ना हो। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो गलत बातों के लिए ही बात करते होंगे, कुछ ऐसे भी जेन्युइन प्रकरण होते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप के पास सारे लोग अपनी बात, अपनी कंप्लेंट लेकर पहुंचते हैं और इसलिए उनको सुनना और उसके बारे में अपनी बात पहुंचाना ये उसकी मजबूरी होती है। परंतु ये पुलिस लीडरशिप जो भी उसको हैंडल कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रकरण कैसा है। यदि उसमें पुलिस की गलती है तो उन्हें उसमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसमें जो भी सुधार करने की गुंजाइश हो, जो भी चेंज करने की गुंजाइश हो वो करना चाहिए, उसमें प्रेस्टीज इशू नहीं बनना चाहिए। परंतु यदि वो आपसे गलत कराना चाहते हैं, आउट ऑफ वे जाकर के कराना चाहते हैं और ऐसे गंभीर प्रकरणों में कुछ कराना चाहते हैं तो ये पुलिस अधिकारी, क्योंकि कानून के अंतर्गत काम करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क में काम करते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप को बता दें या जो प्रकरण की स्थिति है उससे, उनके तथ्यों से उनको अवगत करा दें। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि जब भी कभी ऐसी परिस्थिति होती है, एक दो उदाहरण को छोड़ करके
अधिकांश जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, यदि उनके सामने सही वस्तुस्थिति रखी जाती है तो वो प्रायः एग्री कर जाते हैं। कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिसमें वो कुछ करना चाहें या आपके ऊपर प्रेशर देना चाहें, परंतु प्रायः वो मान जाते हैं। इसी प्रकार से और भी यदि कोई अनड्यू डिमांड्स उनकी होती हैं, जैसा कि इस प्रकरण में हुआ है, तो ये संबंधित पुलिस ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस रूप में लेता है। यदि आप उनको ऑब्लाइज करना चाहते हैं या अपनी पोस्टिंग को सिक्योर करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आपके सामने रास्ता रहता है कि आप उसको मान जाएं। परंतु यदि आप उसकी चिंता नहीं करते हैं तो आप उन्हें शालीन तरीके से अपनी मजबूरी बता सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, वस्तुस्थिति से अवगत करा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये करना संभव नहीं है। और मैंने ऐसे बहुत से पुलिस ऑफिसर्स को जो सीनियर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनको मैंने देखा है, जब पॉलिटिकल लीडरशिप का प्रेशर आया और जो पुलिस लीडरशिप थी उन्होंने देखा कि वो करना उचित नहीं है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखित में इनकार कर दिया। ये सही है कि उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग के रूप में, परंतु उन्होंने उनकी बात को नहीं माना और उस ढंग से अपना कानून के अंतर्गत जो भी उचित था वो काम किया। तो वो जो ये ऑप्शन परमवीर सिंह जी के सामने भी उपलब्ध था। जिस समय ये सब कुछ हो रहा था, यदि ये उसी समय बताए थे या नहीं करते या मना कर देते या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर के ऊपर कंट्रोल करते। ऐसा कैसे हो सकता है? एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो है मर्सिडीज गाड़ी लेके घूम रहा है, आपको पता नहीं है, क्योंकि आप अपनी जो स्थिति थी उसको लूज नहीं करना चाहते थे, उससे आपने कंप्रोमाइज कर रखा था। इस कारण से आप किसी से बात नहीं कर पा रहे या आप अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कुछ कह नहीं पा रहे, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये काम आपका था। हाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप प्रसन्न हो सकती थी, नाराज हो सकती थी, उसके कुछ परिणाम दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते थे, परंतु आज जो स्थिति परमवीर सिंह जी के सामने है, जब उनके सामने गिरफ्तारी की तलवार एनआईए के द्वारा लटकी हुई है और उनकी क्रेडिबिलिटी भी आम पब्लिक की नज़रों में डाउन हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। परमवीर सिंह जी के इस प्रकरण के बाद क्या पूरी प्रशासनिक व्यवस्था कहीं उस दायरे पे, शक के दायरे में, पब्लिक डोमेन में, मेरा ये कहना है कि शक की गुंजाइश पैदा हुई है। 1861 से चले आ रहे आईपीसी, सीआरपीसी, उसी प्रोसेस को पुलिस चला रही है। अंग्रेजों के समय का कानून है, उसको एडप्ट किया है भारतीय संविधान में जी। हम उस पर वर्किंग में भी हैं और अभी तक सब कुछ ठीक भी चल रहा है, लेकिन उसके कुछ ऐसे परिणाम भी निकल कर आ रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? देखिए जी, सुधार की तो बहुत आवश्यकता है और सुधार के बहुत प्रयास हुए हैं, परंतु समस्या ये है, जब जो लोग अपोजिशन में होते हैं तब उनका व्यू कुछ और होता है, जब पार्टियां सत्ता में आती हैं तो उनका व्यू कुछ और हो जाता है। मतलब ये कि हर पॉलिटिकल पार्टी पुलिस को अपना इंस्ट्रूमेंट बना करके अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए या अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए और अपने अपोजिट जो लोग हैं उनको दबाए रखने के लिए उनको प्राइवेट, जैसे पहले प्राइवेट जमींदारों के पास प्राइवेट आर्मीज हुआ करती थी, उस रूप में यूज करने लगी है। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को आप देख लो, हर जगह, क्योंकि पुलिस राज्य का सब्जेक्ट है, इसलिए सारे राज्यों में पुलिस को वहाँ की लीडरशिप ये समझती है कि वो जो जिस ढंग से चाहें वैसा उपयोग कर लें। सेंट्रल गवर्नमेंट उसी ढंग से सीबीआई के बारे में बहुत बार, कई बार सुनने को मिलता है और एजेंसीज के उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। समस्या ये है कि इसके बारे में बहुत सी रिकमेंडेशंस हुई हैं
और धर्मवीर कमीशन जो बना था उनके द्वारा काफ़ी रिकमेंडेशंस की गई थी, परंतु पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी दोनों इसको अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देना चाहते, और उनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था कि कुछ इस ढंग का सिस्टम बने जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से पुलिस लीडरशिप या पुलिस जो है वो अलग रहे। तो उसका प्रयास हुआ था, रिकमेंडेशंस हुई थी, परंतु वो सारी की सारी, और उससे पहले भी बहुत से कमीशन बने, उसमें काफ़ी रिकमेंडेशंस हुई, पर उनको इम्प्लीमेंट जानबूझ करके या जिस किसी कारण से उसके कुछ आर्थिक इम्प्लीकेशंस थे, पैसे का इन्वॉल्वमेंट था, या जो पावर जो थी पॉलिटिशियंस की या ब्यूरोक्रेसी की जो कंट्रोल करना चाहते हैं वो कम हो रही थी। तो इस ढंग से वो जितने भी सुधार हैं वो सिरे नहीं चढ़ पाए। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग सीनियर ऑफिसर्स गए थे और उनके सामने उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कुछ निर्देश दिए गए थे हर स्टेट गवर्नमेंट्स को। हालांकि उसमें कुछ लागू हुए, कुछ नहीं हो पाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स उसको करना नहीं चाहती, पुलिस को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, अपने तरीके से यूज़ करना चाहती हैं। यूज़ तब कर सकती हैं जबकि वो अपने तरीके से अपने ढंग के ऑफिसर्स को वो चूज कर सकें, और ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए इस विषय पर ये पॉलिटिकल लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, इन सब को मिलकर के एक, और आम जनता का प्रेशर, क्योंकि इसमें इस प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं वो आम जनता के लोग हैं। जब पुलिस जो सत्ता में होते हैं उनके इशारे पर काम करती है तो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले आम जनता के लोग होते हैं, क्योंकि पुलिस केवल उनकी सुनती है और दूसरे की तरफ नहीं देखती। तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि पुलिस जो है न्यूट्रल एक एजेंसी हो, एक न्यूट्रल फोर्स हो, और जो सबके लिए काम करे। पर ये कैसे हो पाएगा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि सारी गवर्नमेंट्स चाहती तो हैं, बातें करती हैं, परंतु जब सत्ता में आती हैं तो इस बारे में कुछ नहीं किया करती। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है, और जिन चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता है उस बदलाव को लाने का प्रयास अभी तक राजनीतिक संस्थाओं में नजर नहीं आ रहा है। वो बदलाव की अपेक्षा जनता को है, और आप जैसे ऑफिसर भी महसूस कर रहे हैं कि ये बदलाव आने चाहिए जी। तो इन बदलावों के लिए प्रयास कहां से होना चाहिए? जैसे कि आंदोलन रहा अन्ना हजारे का, भ्रष्टाचार के निर्मूलन के लिए था। भ्रष्टाचार तो हटा नहीं, एक सरकार दिल्ली में बन जाती है, एक नई पार्टी का जन्म हो जाता है, वो पार्टी खुद उन्हीं चीजों में इन्वॉल्व हो जाती है जिन चीजों के निर्मूलन के लिए वो आई थी जी। अब क्या नए स्तर पर सिविल सोसाइटीज को और रिटायर्ड अधिकारियों को भी इस विषय पे चिंतन करना चाहिए, इसमें आगे बढ़ना चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, ये सही है, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के अन्ना आंदोलन जो है वो यहाँ पर चालू हुआ दिल्ली में, और उसके नाम से एक सरकार बन गई। पर वही सरकार जो पहले भ्रष्टाचार की बातें किया करती थी, आने के बाद वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं और वो सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, भूल जाते हैं वो उनको। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज तो कभी चाहेंगी नहीं, क्योंकि उनके लिए पुलिस ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से वो अपनी सत्ता प्रभुता बनाए रखने की कोशिश करती रहती हैं, और वो सोचते हैं कि इसी के माध्यम से वो कर सकते हैं। तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि पुलिस में कोई परिवर्तन आए और पुलिस का अधिकारी इंडिपेंडेंट होकर के
या निष्पक्ष होकर के काम कर पाए, क्योंकि उसमें उनको प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि लीगल फ्रेटर्निटी, ठीक है जी, उनको प्रयास करना होगा। उसमें जुडिशरी भी है, एडवोकेट्स हैं, जो इसमें प्रोफेशन में जो दूसरे लोग हैं वो हैं। इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यदि इन विषयों को उठाया जाए, इस पर चिंतन किया जाए, पूरे देश में पहले चिंतन हो, चिंतन के बाद एक राय बने कि भाई क्या होना चाहिए, किस ढंग का होना चाहिए, जिसमें जो गवर्नमेंट है उसके जो कानूनी या कानून के अनुकूल जो आदेश हैं उनका सही ढंग से पालन हो सके, उनके जो इलीगल या गैर कानूनी जो आदेश हैं उनका पालन न हो सके, आम जनता के अधिकारों की रक्षा हो सके, जिनका कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर या सत्ता में जिनके लोग नहीं हैं। तो इस ढंग से हमें पुलिस को इस रूप में एक निष्पक्ष फोर्स बनाने की आवश्यकता है, और उसमें कई तरह से हमें उसमें परिवर्तन लाना होगा। ट्रेनिंग में भी परिवर्तन लाना होगा, उनकी सर्विस का जो टाइमिंग और वो जो सिस्टम है उसमें भी लाना होगा, उनके एटीट्यूड, उनकी कल्चर, उसमें भी चेंज लाना होगा। तो इसलिए के लिए एक लार्ज स्केल पर हमें काम करने की आवश्यकता है। हाँ, यदि पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती है तो काम जल्दी हो सकता है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप या जो भी सत्ता में है, अपोजिशन में जब होते हैं और जब उनका दमन होता है तब तो वो बात करते हैं, पर जैसे उद्धव ठाकरे यदि कल को विपक्ष में जाएंगे या सत्ता से बाहर होंगे तो वो पुलिस में सुधार की बात करेंगे, परंतु आज जब वो हैं तो स्वयं पुलिस को उस ढंग से यूज कर रहे हैं, कभी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, कभी कंगना रनौत के खिलाफ, कभी और किसी के खिलाफ, जिनसे भी वो अनकंफर्टेबल फील होते हैं उनके खिलाफ पुलिस का उपयोग करते हैं। और जिस ढंग से जो एक सब इंस्पेक्टर और उस जैसे न जाने कितने लोग रहे होंगे जो कि इसी ढंग से अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे, और उनके माध्यम से जो भी काम कराना चाहते हैं वो कराते होंगे इलीगल काम, तो ऐसा न जाने कितनी जगह चल रहा होगा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसके लिए यदि पॉलिटिकल लीडरशिप यदि डिसाइड कर सके तो बहुत अच्छा होगा, परंतु अब तक मेरा अनुभव रहा है कि वो नहीं चाहते। ऐसे ही मैंने ब्यूरोक्रेसी का देखा है, ब्यूरोक्रेसी भी पुलिस के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है। यदि सहमति बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पाती है तो जुडिशरी के माध्यम से ये काम हो सकता है। हाँ, आंदोलन की उस समय भी आवश्यकता पड़ेगी, प्रेशर जो आंदोलन के माध्यम से जुडिशरी पे भी बनता है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी बनता है, ब्यूरोक्रेसी पे भी बनता है, तो इसलिए उसकी आवश्यकता तो पड़ेगी ही, परंतु ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम कर सकते हैं। अब इसमें कौन सा सूटेबल है, कौन लोग तैयार होंगे, क्योंकि अब तक का अनुभव ये रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी ये लोग पुलिस को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और ज़्यादा से जो भी कोई तरीका बनाने की कोशिश की जाती है उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। धन्यवाद आनंद जी, आपने बहुत सटीक दिशा दी है। करप्शन हमारे यहाँ किन नीतियों से, किन कमियों से पैदा होता है, शायद परमवीर सिंह के प्रकरण ने उन सारी के सारे पर्दों को हटा दिया है। भ्रष्टाचार की चिंता करना हर सत्ता का और हर नागरिक का एक बड़ा कर्तव्य बनता है। ऐसी घटनाएं घट रही हैं आज अच्छी सरकारों के रहते हुए, राष्ट्रभक्त सरकारों के रहते हुए। सोचने का विषय है करप्शन और भ्रष्टाचार को कितना रोक पाए हैं। क्या ये चलता रहेगा? क्या इसके लिए सोचना पड़ेगा? मैं सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी डिप्लोमेसी, सारे राष्ट्रभक्त राजनीतिज्ञ और इस देश के राष्ट्रभक्त नागरिकों से निवेदन करता हूं, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे विचार कीजिए, चर्चा कीजिए,
विचारों से और चर्चाओं से ही देश में सुधार होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।